और इसी बाबत चर्चा करने के लिए संदीप वर्मा, बीजेपी नेता, आरपी राजन, नेता सपा, मनीष शुक्ला, वकील सुप्रीम कोर्ट, और निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, सभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, एक बार फिर से यहाँ पर अवैध खनन का जो मसला था, वो जो जिन है वो बोतल से फिर से बाहर आ चुका है। अब सियासी संसदी तो बढ़ेगी, अभी क्या होगा, पेश होंगे नहीं होंगे, क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे, ये तो बात की बात हो गई। लेकिन हाँ, सियासत में गर्माहट अब जरूर आनी है, तापमान जरूर बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से देखिए प्रियंका जी, राजनीतिक दल है और इनको एक, आप ये समझ लीजिए, एक लिबर्टी मिली हुई है कि किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगाए तो उसको चाहे ये वेंडेटा की राजनीति बोल दें, चाहे उसको राजनीतिक प्रतिशोध बोल दें, या कुछ भी कहें, या चुनावों का बहाना बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को बदतौर निकलने के लिए एक गली इनके पास होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक जानने वाले हैं प्रियंका जी, उनको अभी उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया और उनकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न थी उसके अंदर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कोई त्रुटि थी, जिसको लेकर के उनको इनकम टैक्स वालों ने बुला लिया। और वो व्यक्ति सबको यही कहते हुए मिल रहा था कि मैंने राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया, मैंने राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया और जब उन्होंने उसको ले जाकर के उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और जो उसकी अनियमितता थी, जब उन्होंने उसको उसके अधिकारियों ने उनके सामने वो चीज रखी तो उनकी बोलती बंद होगी। देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से आप एक चीज को समझिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है, या ये जो हमारे यहाँ जो एक कानूनी प्रक्रिया है, इसका सिस्टम आप समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि निकल जाए तो हाथी निकल जाए और अटक जाए तो पूंछ अटक जाए। लेकिन आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि अगर पूंछ अटक जाती है तो पूरे हाथी को वापस खींच लेती है। हाँ। इस चीज को भी वकील साहब भली भांति समझते होंगे। अब मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे अगर खनन घोटाले की हम बात करें तो ये मामला चाहे 2011-12 का हो प्रियंका जी, लेकिन ये पूंछ अटकी हुई है और पूंछ जब हाथी को वापस खींच रही है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। अब अगर हम इस चीज की बात करें, जैसे अभी हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठता है। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि खारा खारा, थूथूर, मीठा मीठा, गप गप। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने ऐसे दूंगा जो इनके इस मामले में उल्टे भी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब हिमाचल के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के हिमाचल के प्रभारी थे और सारा का सारा चुनाव फंड उनके अंडर में था, सारा का सारा कार्यक्रम उनके अंडर में था। हाँ। और इस वजह से वो वहां पे कैंपेनिंग नहीं कर पाए और आम आदमी पार्टी वहां लगातार, आप ये मान के चलिए, 1.5% वोटों में सिमट गई, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो इकाई है, जो उनके जो रणनीतिकार, उनको स्पष्ट पता था कि अगर आम आदमी पार्टी वहां शिद्दत से चुनाव लड़ती और 6% वोट, 7% वोट अगर हिमाचल में लेकर के आती तो उसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को होना था। क्या उन्होंने अपने आप को चुनाव हरवाने के लिए चुनावों से पहले उन्होंने क्या सत्येंद्र जैन को जेल में डाला? पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, और वो चीज आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जब दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव हुए, उसके बिल्कुल एन पहले, 20 दिन पहले, सीबीआई ने जो इंटरिम रिपोर्ट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर मनीष सिसोदिया का उन्होंने नाम नहीं डाला। तो आम आदमी पार्टी ने कहा था, ये देखो मनीष सिसोदिया का खामखा नाम उछाला जा रहा है। सीबीआई ने तो कह दिया कि मनीष सिसोदिया का नाम है ही नहीं। तो अगर और जिसका उन्होंने उनको राजनीतिक एडवांटेज भी लेना चाहा, या यूं कहें कि लिया भी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए टाइमिंग की बात करें तो एमसीडी चुनाव के 20 दिन पहले सीबीआई क्या ऐसी चार्जशीट पेश करती। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारे जो एजेंसियां हैं उनकी एक सतत प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव कभी किसी राज्य के, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भाई अगर 3 महीने पहले इनको नोटिस भेजा जाता तो कहते हैं जी एमपी चुनावों से पहले हमें नोटिस भेज दिया, उससे पहले भेजा जाता तो कहते हैं जी यूपी चुनावों से पहले हमें नोटिस भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य, हमारे यहाँ हर 4 महीने 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं वो। लेकिन ये जो हमारी जांच एजेंसियां, इनकी सतत प्रक्रिया है। अब इसके ऊपर राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बातें करेंगे, राजनीतिक प्रहार होंगे, राजनीतिक बचाव होंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि ये प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है,
फैसला हमारे मन मुताबिक आ गया, यानी कि अभी जैसे चंडीगढ़ के चुनाव की बात करें तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पाक साफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एकदम जिसको कहते हैं पवित्र हो गया। बिल्कुल वही अगर फैसला आपके पक्ष में आ रहा है तो बहुत सही है, और फैसला अगर आपके विपक्ष में आ गया तो देखिए कहीं ना कहीं मशीनरी का आरोप लगा देते हैं। निरंजन पोद्दार जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद में मनीष शुक्ला जी का रुख करूं। देखिए प्रियंका जी, आजकल बहुत अच्छा चलन हो गया कि अगर मन मुताबिक बात ना हो तो पत्रकारों पे सवाल, मीडिया पे सवाल, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, चुनाव आयोग पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मैं वापस उस पत्रकारिता की बात पे आता हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि 60 में से 52 चुनाव हारने वाले एक तरफ, और दूसरी तरफ 5 में से अपने नेतृत्व में 5 में से 5 चुनाव हारने वाले को कुछ कथित पत्रकार, जननायक और जो व्यक्ति 87% चुनाव जीत चुका है उसको नालायक बताने पे, सिद्ध करने पे लोग तुले हुए हैं। वो तो न्यूट्रल पत्रकार है, वो सही पत्रकार है, वो आवाज सही उठा रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनके मन मुताबिक बात ना करे तो वो पत्रकार नहीं, वो पत्तलकार, उसको ये पत्तलकार बताते हैं। भाई कहने का तात्पर्य यही है कि मापदंड तो एक रखो ना कम से कम। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप देखेंगे प्रियंका जी, आज की तारीख में जो दूसरे खेमे में जो लोग बैठे हुए हैं वो कैसे राहुल गांधी जी को एक जननायक के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए 3.5 करोड़ वोट लेने वाला व्यक्ति इनके लिए जननायक, और एक तरफ 24 करोड़ वोट लेने वाला व्यक्ति वो नालायक। अरे भाई, अगर जनता ने उनको 37-37% वोट देकर के इस देश का प्रधानमंत्री चुना, 303 सीट देकर के चुना, तो कहीं ना कहीं जनता ने आपकी बात को अस्वीकार किया, उनकी बात पे भरोसा किया, हुआ होगा ना ऐसा। लेकिन समस्या क्या है, जब चुनाव का परिणाम आता है तो और जब कोई चीज नहीं मिलती, ईवीएम को भी जब छोड़ देते हैं तो कहते हैं जनता को बेवकूफ बना दिया, जनता को भ्रमित कर दिया, जनता को उल्लू बना दिया, यानी कि जनता के ऊपर सवाल उठाना चालू कर देते हैं। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा आपको तो मुझसे बुरा ना कोई। जब तक आप इन चीजों के बारे में समझेंगे नहीं कि भाई आप क्यों अस्वीकार किए जा रहे हैं और एक पार्टी है वो लगातार क्यों अपना विस्तार किए जा रही है, जब तक इन कारणों पे नहीं पहुंचेंगे तो नहीं। लेकिन राजन जी का एक मसला और भी है। राजन जी कहते हैं कि देखिए अगर विपक्ष के खेमे में कुछ ऐसा होता है तो वहां पर सीबीआई, बाकी जांच एजेंसीज पहुंच जाती हैं। सत्ता पक्ष के खेमे में अगर कोई चेहरा ऐसा निकल जाता है तो वहां पर किसी तरीके की हलचल नहीं होती है। कह रहे पक्षपात हो रहा है, एजेंसीज न्याय नहीं कर रही हैं। मेरे से सवाल है जी निरंजन जी। देखिए प्रियंका जी, पहली बात तो आपको एक चीज मैं बताऊं, निश्चित रूप से जब जिसकी भी सरकार होती है एजेंसियों के ऊपर उनका प्रभाव उससे होता है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब पूर्व की जो सरकारें थी क्या वो एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करती थी? यानी कि 2012-13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई को सरकार का तोता नहीं कहा था, तो कोई तो कारण रहा होगा कि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, बस फर्क इतना आ गया कि आज उन्हीं नियमों से अगर हमारे को कहीं कोई चुनौती मिल रही है या हमें कोई मुश्किल हो रही है तो हम ये चिल्ला रहे हैं कि भाई दुर्योधन ये चिल्ला रहा है कि मेरी जंगा पे मार करके इन्होंने अधर्म किया है, इन्होंने धर्म की लड़ाई को उन्होंने लड़ाई का वायलेशन किया, और वही दुर्योधन जब ताल ठोक करके द्रौपदी को कहता है मेरी जंगा पे बिठा दो, तो उस समय वो धर्म और अधर्म की बात भूल जाता। तो आज कहीं ना कहीं स्थिति वही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अल्पमत सरकारें चली उनके अंदर किस तरीके से तमाम राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको दबाव बना करके और उनको अपने समर्थन में रखा गया, इस चीज का कोई इनकार नहीं करता। आज भी जो सत्ता है, और रही बात इस तरीके से जो लॉन्ड्रिंग की या मनी लॉन्ड्रिंग की या ये जिस तरीके से ये जो क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, तो मेरा तो एक सवाल है कि भाई जिस प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है, जहां विपक्ष की सरकार आई, मान लीजिए कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, आज वहां पे कांग्रेस की सरकार आ गई, आपके पास वहां एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, आपके पास वहां सीआईडी है, आपके वहां पे लोकल एजेंसियां है, आप उनके द्वारा जांच करवाइए। और जो बीजेपी के भ्रष्ट नेता बिल्कुल जहां है सीधे पुलिस थाना कचहरी सब है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो नहीं जाएगी वहां। हाँ ठीक है बिल्कुल एकदम। निरंजन पोद्दार जी, सियासी मायने बहुत ज्यादा है और इस वक्त अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव चौतरफा घिरे हुए हैं।
समस्या बहुत है उनके सामने। चुनाव तो चलिए है ही समस्या, लेकिन व्यक्तिगत समस्याएं बहुत हैं। सीबीआई इधर है, साथ देने को कोई तैयार नहीं। राहुल गांधी किसी तरीके से माने तो उधर आरएलडी छोड़कर चली गई, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 विधायक वो साथ छोड़ने को तैयार है। मतलब बड़ी परिस्थितियां विकट है इस वक्त अखिलेश यादव के लिए अगर देखा जाए। समस्या है कहां पर? निश्चित रूप से देखिए प्रियंका जी, जो दुर्बल शरीर होता है वो 1000 बीमारियों का घर होता है, और जो सबल शरीर होता है वो सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है, और बीमारियां उस शरीर के पास में भी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात 2-3 चीजों की करूंगा जो अभी समाजवादी पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता बात कर रहे थे। देखिए पहली बात तो ये मीडिया पे आरोप लगा रही थी कि मीडिया हमारे से सवाल करती है। मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आई प्रियंका जी, ये उस आरी की तरह क्यों काम करते हैं जो आते भी काटती है, जो जाते भी काटती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इनको नहीं, गलती उनकी नहीं है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही फॉलो कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं सीधे मीडिया पे ही सवाल खड़े कर देते हैं। जी मैं कंप्लीट करता हूँ, मैं बात क्यों कह रहा हूँ उसको सुनिएगा। बात क्या है कि अगर इनको मीडिया में फुटेज ना मिले तो ये मीडिया पे वैसे आरोप लगाते हैं कि भाई मीडिया हमारे को फुटेज नहीं दे रहा। और अगर आपने आज समाजवादी पार्टी को लेकर के डिबेट रखी है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फुटेज तो, सबसे ज्यादा स्पेस और सबसे ज्यादा फुटेज तो समाजवादी पार्टी को ही मिला है। लेकिन अब इनको फुटेज मिल रहा है तो अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो भाई आप तो इस चीज से खुश होइए कि अगर आपसे सवाल किया जा रहा है मतलब आपको मीडिया में स्पेस मिल रहा है, आपको फुटेज मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात विद्वान जी को अभी विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शामिल हो गए उनके सारे केस बंद हो गए। यहाँ पे एक विधि विशेषज्ञ बैठे हमारे साथ, वकील साहब बैठे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। मेरा जितना मेरे से ज्यादा कि मेरा ये मानना है कि अगर कुछ किसी के प्रति कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई केस बुक होता है, उसके बाद में अगर सरकार उस केस को या तो उस केस को उसको रद्द करवाना पड़ता है या फिर कोर्ट के अंदर एफआईआर लगानी पड़ती है। और अगर कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है एफआईआर से तो कोर्ट उसकी पुनर्इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अगर सरकारें अपने लोगों को बचाने के लिए केस उठा लेती है या केस को वहीं की वहीं दफन कर देती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये समय नहीं है मेरे पास, अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप वर्मा जी, आरपी राजन जी, बरी शुक्ला जी, निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।